हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट नंबर 2 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है BBC 201। इस यूनिट के अंदर हम बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है बूलियन अलजेब्रा, सेकेंड है हमारा लॉजिक गेट्स। अगर अभी तक आपने यूनिट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जल्दी से जाइए यूनिट 1 को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप यूनिट 2 को देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक है जो यूनिट 1 से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 को हम देखने वाले हैं, जिसमें हम सारे PYQs को देखेंगे, साथ ही साथ हर टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो इस यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। बेसिकली बूलियन अलजेब्रा होता क्या है? हम काफ़ी बार सुनते हैं, हमने काफ़ी बार पढ़ा भी है कि वो बूलियन अलजेब्रा, बट कभी हमें क्लियर ही नहीं होता कि भाई ये बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। तो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा क्या है? बूलियन अलजेब्रा हमारा हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि वो प्रॉब्लम की दो ही स्टेट होनी चाहिए, या तो 0 या तो 1। इसका मतलब क्या है कि बूलियन अलजेब्रा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बट उस प्रॉब्लम की जो स्टेट है वो क्या होनी चाहिए? सिर्फ दो होनी चाहिए, या तो 0 या 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल बल्ब, लाइट, इनकी क्या होगी? इनकी दो स्टेट होगी, या तो ऑन होगी या ऑफ होगी, यानी 0 या 1 में ये काम करता है। तो अगर हमारे बल्ब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कौन सॉल्व कर सकता है? बूलियन अलजेब्रा। क्लियर है? अब बूलियन अलजेब्रा हम बहुत बार, काफ़ी बार आपने देखा होगा, हम यूज़ करते हैं किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है? तो सिंपली हम बूलियन अलजेब्रा क्या कह सकते हैं? बूलियन अलजेब्रा क्या है? बूलियन अलजेब्रा एक सिस्टम है जिसके अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं, या तो 0 या तो 1। और ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? इसे हम यूज़ करते हैं डिजिटल सर्किट्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर। क्लियर है? ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? बुलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिकल सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट एंड सिंप्लीफाई लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग बाइनरी वैल्यू 0 एंड 1। इसका मतलब क्या है कि बुलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकल सिस्टम है जिसके अंदर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसका यूज़ करके? बाइनरी वैल्यूज़ का यूज़ करके। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो बाइनरी वैल्यूज़ का यूज़ करके जब भी हम किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है बाइनरी वेरिएबल्स। बाइनरी वेरिएबल्स हमें पता है कि क्या होते हैं, 0 और 1, दैट इज़ कॉल्ड बाइनरी वेरिएबल्स। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी हम वेरिएबल पढ़ेंगे, कभी भी आप ऐसे नहीं, इसी यूनिट में, थर्ड यूनिट में, फोर्थ यूनिट में, कभी भी आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वेरिएबल्स की बात करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर वेरिएबल्स कैसे होते हैं? बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, या तो 0 होती है या हमारे पास 1 होती है। क्लियर है? अब बाइनरी वेरिएबल्स और जिनके पास दो वैल्यू 0 या 1। बुलियन अलजेब्रा वाज इंट्रोड्यूस बाय जॉर्ज बुली इन हिज फर्स्ट बुक। जॉर्ज बुली जो साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक में इसको इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट बुक कौन सी थी? द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ लॉजिक, जो कि 1847 के टाइम थी। एंड सेट फोर्थ मोर फुल्ली इन हिज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉ ऑफ थ्रू 1854 के टाइम पे हमें पूरा प्रॉपर पता चला कि व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा, होता क्या है, क्या स्टेट्स होते हैं, किस तरीके से वो हमारा काम करता है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा कि बुलियन अलजेब्रा हमारा है क्या एंड बाइनरी वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं। अब हमने कहा कि हम बुलियन अलजेब्रा को क्या कर पाते हैं? उसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, सिंप्लीफाई कर पाते हैं। अगर मैं कहूँ मैथमेटिक्स के टर्म में, मैथमेटिक्स के अंदर हम किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट सॉल्व करने के लिए हमें कुछ तो हम बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें दो नंबर को अगर हमें कुछ का उसका आउटपुट चाहिए तो हमें कुछ ऑपरेशन चाहिए उन दो नंबर के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 और 3 हैं, तो मुझे इन नंबर से आउटपुट जनरेट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऑपरेशन चाहिए, प्लस चाहिए, माइनस चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए, डिवाइड चाहिए। इसी तरीके से बुलियन अलजेब्रा के अंदर जब भी हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हमें इन लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन चाहिए। तो वो हमारे पास 3 ऑपरेशन होते हैं, एंड, और नॉट। ठीक है, ये हमारे बेसिक गेट्स भी होते हैं। जब भी अभी हम गेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारे बेसिक गेट भी होते हैं। तो एंड क्या होता है? एंड, और नॉट, 3 होते हैं। एंड जो ऑपरेटर है हमारा, वो हमारा वर्क करता है मल्टीप्लिकेशन की तरह। जैसे हमारा नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है, उसी तरीके से हमारा एंड ऑपरेटर वर्क करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ 2 और 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है,
तो मेरा क्या आएगा, 3 2 6 आउटपुट आएगा। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। बट यहाँ तो हम 2 3 ले ही नहीं सकते बूलियन अलजेब्रा के अंदर। मैंने 0 और 1 लिया और इन दोनों का एंड कर दिया, 0 और 1, एंड का साइन ये होता है डॉट। ठीक है, अगर आप करोगे तो आपको इन दोनों का एंड करने के लिए क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 1 इंटू 0 क्या होता है, 0, तो यहाँ आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर। दूसरा होता है हमारा और क्या काम करता है, और हमारा वर्क करता है प्लस की तरह। जैसे हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स में एडिशन काम करता है, इसी तरीके से और हमारा प्लस की तरह काम करता है। जैसे कि अगर मैंने कहा 2 + 3 तो यहाँ आया मेरा 5। और अगर मैं कहूँ इन बूलियन अलजेब्रा 0 + 1, प्लस नहीं कहूँगी यहाँ मैं, 0 का और करो 1 के साथ, तो क्या आएगा, 1 + 0 क्या आता है, 1, तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो एंड हमारा काम करता है मल्टीप्लीकेशन की तरह, और हमारा काम करता है प्लस की तरह। क्लियर है। नॉट क्या करता है, थर्ड होता है नॉट। नॉट समझ आ रहा है, नॉट यानी उल्टा। अगर आप 1 दोगे तो वो 0 कर देगा, 0 दोगे तो वो आपका क्या कर देगा, 1 कर देगा। दैट इज कॉल्ड नॉट ऑपरेशन। क्लियर है। तो ये ऑपरेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर। और ये आप ये समझो कि ये फाउंडेशन होती है। अभी हम आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है। अब आपके पास कभी कभी आ जाता है कि आपको ट्रूथ टेबल, आपने सुना होगा ट्रूथ टेबल वगैरह, बट हमें कभी उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता कि वो बनी कैसे है या वो है क्या, तो वो भी हम देख लेते हैं। यूनिट 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, डेसिमल का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस क्या होता है। तो बाइनरी नंबर्स का आपका बेस क्या होता है, बाइनरी नंबर्स का आपका क्या होता है, बेस 2 होता है। तो इस 2 के बेस से ही हमारी सभी चीज़ें बनी हुई हैं। ये चीज़ तो आपको पता है ना कि बाइनरी नंबर्स का जो बेस होता है वो क्या होता है, 2 होता है। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि हमारे पास 2 वेरिएबल है, ए और बी। ठीक है, ए और बी हमारे पास 2 वेरिएबल है। अब ए के पास कितनी वैल्यूज़ होंगी, बी के पास कितनी वैल्यूज़ होंगी, वो अभी हमें नहीं पता है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल। कितने नंबर ऑफ वेरिएबल है हमारे पास, 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4। यानी a के पास भी अपनी 4 वैल्यूज़ होंगी, अब b के पास भी आपकी 4 वैल्यूज़ होंगी। क्लियर है, इतना आपको समझ आया। अब 4 तो वैल्यूज़ होंगी, बट वो 4 वैल्यूज़ कौन कौन सी होगी, ऑब्वियस है 0 या 1 में से कोई ना कोई होगी। बट 0 1 की कौन से कॉम्बिनेशन से हम इनको 4 वैल्यूज़ देंगे, क्या दोगे आप, ऐसी 0 0 4 दे दोगे, इसे 0 0 1 दे दोगे, नहीं। तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट आता है ट्रूथ टेबल का। ए और बी मेरे पास 2 वैल्यूज़ है, आपको पता है 2 की पावर n 4, यानी इसके पास भी 4 वैल्यूज़ हैं और इसके पास भी हमारी 4 वैल्यूज़ हैं। अब उन 4 वैल्यूज़ मुझे किस तरीके से देनी है, 4 वैल्यूज़ भी 0 और 1 में ही होंगी। तो यहाँ फ्रॉम राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ करोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, अगर और वेरिएबल होता तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे ही इंक्रीज होता रहता। अब 2 की पावर 0 का मतलब क्या है कि हम b में 4 वैल्यूज़ देंगे। किस तरीके से देंगे, 2 की पावर 0 यानी 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2, यानी 2 0 2 1। यहाँ से हमें कॉम्बिनेशन पता चल गई किसकी, किस कॉम्बिनेशन से हम देंगे। 2 की पावर 0 यानी 1, यानी 1 0 1 1, 1 0 1 1। 2 की पावर 1 यानी 2, यानी 2 2 के पेयर में देना, यानी 2 0 2 1। क्लियर है। अब अगर आप इन दोनों का एंड कर सकते हो, अगर मैं कहूँ इन दोनों का एंड कर दो, यस कर दोगे। अगर मैं कहूँ इन दोनों का और ऑपरेशन कर दो, कर दोगे, यस कर दोगे। क्योंकि आपको पता है एंड ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, मल्टीप्लिकेशन की तरह, और ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है आपका, एडिशन की तरह। तो ये तो आपको आता होगा। चलो पहले एंड कर लेते हैं। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 इंटू 1 क्या होगा, 0। अगर 0 की किसी में मल्टीप्लाई करते 0 तो देता है। 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारा बन गया ट्रूथ टेबल 2 वेरिएबल की एंड ऑपरेशन की। अगर मैं कहूँ और की, तो और में क्या करता है, दोनों को प्लस करते हैं। 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा। 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। 1 + 1 क्या होगा, 1 होगा। यहाँ आप 1 + 1 2 मत बोल दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम इसके अंदर 2 तो कुछ होता ही नहीं है बूलियन अलजेब्रा के अंदर। यहाँ तो सिर्फ 0 और 1 के अंदर ही काम करते हैं। तो लो बन गई ये ट्रूथ टेबल। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसको रटते हैं कि एंड ऑपरेटर में जब 1 1 आएगा तो ही 1 आएगा, बट उसके पीछे का जो लॉजिक है अगर आपको वो क्लियर है, तो यहाँ मैंने 2 वेरिएबल कर दिया, मैं 3 4 5 6 कितने भी वेरिएबल कर दूँ, आप ट्रूथ टेबल बहुत ईजिली बना दोगे। क्लियर है ना ये आपको। अगर मैं कहूँ, यहाँ मैंने 2 वेरिएबल की बात की थी, अगर मैं कहूँ 3 वेरिएबल आ गए मेरे पास, A B और C।
ठीक है, ए बी और सी। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसके ट्रूथ टेबल मुझे बना के दो किस तरीके से कॉम्बिनेशन आएंगे। सबसे पहला स्टेप आप देखो कि हर वेरिएबल के पास कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 यानी 8, यानी इसके पास भी 8 वैल्यूज होंगी, इसके पास भी 8 वैल्यूज होंगी, इसके पास भी 8 वैल्यूज होंगी। वैल्यूज तो होंगी बट उनके कॉम्बिनेशन क्या होंगे वो कैसे पता चलेंगे, उसका भी हमारे पास फॉर्मूला। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0 या 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 यानी 1, यानी एक एक के कॉम्बिनेशन में 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यूज मैंने सी वाले वेरिएबल को असाइन कर दी। बी की बात करें तो 2 की पावर 1 यानी 2, यानी 2 2 के कॉम्बिनेशन में, यानी 2 0 2 1 2 0 2 1 2 2 के कॉम्बिनेशन में। इधर करेंगे तो 2 की पावर 2 आ रहा है यानी 4, यानी 4 4 के कॉम्बिनेशन में, 4 4 का कॉम्बिनेशन यानी 4 0 4 1। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ आया। अब बस आपको क्या करना है, अगर मैं कहूँ एंड ऑपरेशन करो, कर दोगे, यस कर देंगे। क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई तो करने 0 0 0 की 0 में, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 कर दोगे ना। अब आप अगर मैं कहूँ आप और ऑपरेशन करो, यस कर दोगे। 0 + 0 + 0 0 होगा, 0 + 0 + 1 1 होगा। क्लियर है ना। आई होप आपको क्लियर होगा कि हम किस तरीके से ट्रूथ टेबल को बनाते हैं, हमारा क्या फॉर्मुलेशन होता है ट्रूथ टेबल को बनाने का, हमें पता कैसे चलता है कि किसी वेरिएबल को हमें कितनी वैल्यू असाइन करनी है और उनके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगी वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मतलब आप रटते हो बट आपको पीछे का लॉजिक क्लियर नहीं होता। आई होप आपको आज पता चल गया होगा इसके पीछे का जो लॉजिक है वो होता क्या है। तो वो प्रॉपर मैंने देखो यहाँ 2x2 की बनाई हुई, यानी 2 वेरिएबल की लेके मैंने ट्रूथ टेबल बनाई हुई है। तो ये सिंपल है। 3 वेरिएबल की बात करें तो यहाँ मैंने 2 की पावर 3 यानी 8, यानी 8 कॉम्बिनेशन से बनेंगे। तो ये बना दिया मैंने ट्रूथ टेबल। क्लियर है ना। अब इसमें एक नोट है, ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास n वेरिएबल्स हैं, ये क्या कहता है, अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं, ठीक है समझ आ गया। n वेरिएबल के पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर n, जहाँ n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल। इसने कॉम्बिनेशन बता दिए। अब कॉम्बिनेशन की रेंज क्या होती है, 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर n - 1 तक रहती है। -1 मैंने क्यों करा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास 8 वेरिएबल हैं तो उसकी रेंज क्या होगी, 0 से 7 ही तो होगी। तो इसलिए मुझे 2 की पावर n में से 1 को माइनस करना पड़ रहा है। क्लियर है, क्लियर है ना। ये चीज़ मैंने 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 8 वेरिएबल्स 8 वैल्यूज है मेरे पास, तो हम 8 नहीं कहेंगे, हम उसकी रेंज के कहेंगे 0 से 7 है। क्लियर है, तो वही इसके अंदर लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हमारा होता क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सियोमेटिक डेफिनेशंस। अब एक्सियोमेटिक डेफिनेशंस क्या होता है, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन कुछ ऐसे बेसिक्स रूल्स होते हैं जो हमेशा ट्रू होते हैं, यानी ये ऑलरेडी प्रूफ है, बस हमें क्या करना है, इनको याद करना है कि ये जो हमारे रूल्स हैं ये होते क्या है। ये हमारे ये जो रूल्स है ना, ये हमारी बूलियन अलजेब्रा की पूरी फाउंडेशन है, यहीं से ही हमारा बूलियन अलजेब्रा पूरा जनरेट हुआ है। ठीक है, और ये आपको समझ आया ना कि एक्सियोमेटिक डेफिनेशंस हम बोलते हैं कि जैसे कि कुछ हम साइंस में भी पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें प्रूफ होती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है। हमें ज़रूरी ही नहीं है कि हम उनको प्रूफ करके देखें कि हाँ ये चीज़ ट्रू है या नहीं, ये ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं। तो axiomatic definitions means a system use some basic rule that are already true, do not need to prove। axiomatic definition का मतलब क्या है, वो सिस्टम जो कुछ बेसिक्स रूल को यूज़ कर रहा है जो हमेशा ट्रू है, हमें उन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो रूल्स हैं वो है क्या, सबसे पहला आता है आइडेंटिटी रूल या आइडेंटिटी लॉ। हम इसको किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, पहले और ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। और ऑपरेटर यानी प्लस, जैसे मैं बोलूँ और तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए और का मतलब प्लस। जैसे मैं बोलूँ एंड तो एंड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एंड का मतलब यानी मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लॉ हमारा कहता क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं और ऑपरेटर के में बात करूँ तो मैंने एक वेरिएबल लिया ए, ये और का साइन, तो इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे ए ही वापस मिल जाए, और जो मैं ऐड करूँगी वो क्या कहलाएगा, इसकी आइडेंटिटी वैल्यू। ये वो क्या कहलाएगी, इसकी आइडेंटिटी वैल्यू। तो ए के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मुझे ए ही मिल जाए,
तो क्या ऐड करना पड़ेगा, ज़ीरो, ज़ीरो ही तो ऐड करना पड़ेगा। या आप मुझे बता दो कि क्या ऐड करूं कि मुझे ए ही मिल जाए, तो क्या ऐड करना पड़ता है, ज़ीरो। तो और ऑपरेटर के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होता है, ज़ीरो। अगर मैं एंड के लिए बात करूं, एंड किसकी तरह वर्क करता है, मल्टीप्लाई की तरह। तो ए में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ए ही मिल जाए, किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सोचो आप, किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वन की। तो और एंड ऑपरेटर के लिए हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वन। तो आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट आप लो, उसमें किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमें ए ही मिल जाए। एक एलिमेंट लो ए, हम उसमें किसको प्लस करें कि हमें ए मिल जाए, जो हम प्लस कर रहे हैं और जो हम मल्टीप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं वो एलिमेंट, दैट एलिमेंट इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है, समझ आया ना आपको कि एंड ऑपरेटर के लिए, एंड ऑपरेटर के लिए और ऑपरेटर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो क्यों है और वन क्यों है, ठीक है। वही इसके अंदर लिखा हुआ है। और ऑपरेटर के लिए इफ वी और एनी वेरिएबल विद जीरो द रिजल्ट रिमेन सेम वेरिएबल्स। सिंपल ये क्या कहता है कि हमें रिजल्ट जो है सेम ही चाहिए। तो रिजल्ट सेम चाहिए तो उसके टाइम पे हमें आइडेंटिटी लॉ रूल क्या कहता है कि हम ए के अंदर किसको ऐड करते हैं, जीरो को। इन टर्म्स ऑफ एंड, एंड के अंदर हम किसको करते हैं, वन को, ठीक है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट आता है नल लॉ। नल लॉ क्या कहता है, नल लॉ ये कहता है कि ए के विद रेस्पेक्ट टू, पहले हम वन के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, क्लियर है, पहले हम वन के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, वन के सॉरी और ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो और ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में क्या कहता है नल, कि ए मैंने वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने किसको प्लस करूं, किसको प्लस करूं कि मुझे वन, मुझे वन मिल जाए। ऐसा मतलब इसका रूल ये है कि ए के अंदर अगर मैं वन को प्लस कर दूं तो मुझे वन ही मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड नल लॉ। क्लियर है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आप जब बूलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर हम किसी भी वेरिएबल का, आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है वन प्लस और बहुत सारा एक्सप्रेशन है, ए बी बार ए बी प्लस बी सी बार प्लस बी डी सी, ये वेरिएबल है। वन के अंदर हम अगर हम किसी को भी प्लस कर रहे हैं तो वो हमेशा आउटपुट क्या देगा, वन। तो जस्ट आपको लिख देना है वन। तो दैट इज कॉल्ड नल लॉ। नल लॉ क्या कहता है कि और ऑपरेटर के लिए अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर वन को ऐड करोगे तो क्या आएगा, आपका आउटपुट हमेशा वन आएगा, सिंपल। जैसे वन प्लस मैंने आपको बताया ए बी सी डी, कितना ही बड़ा हो प्लस डी सी डी बी, कितना भी हो, यानी कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, अगर आप उसके साथ वन को प्लस कर रहे हैं तो हमेशा आउटपुट आपका क्या आएगा, वन आएगा। ये कहता है हमारा नल लॉ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एंड और, ठीक है, समझ आया। तो इसका मतलब क्या है, वन प्लस एनीथिंग वुड बी इक्वल टू वन, ठीक है। नल लॉ एंड ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में क्या कहता है कि सिंपल है, यहाँ ये कहता है कि वन के साथ आप किसी को भी ऐड करो तो वन आएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड और अब ये क्या कहता है, वन के साथ आप जीरो के साथ जीरो के साथ आप किसी की भी मल्टीप्लाई करो, वो क्या देगा, आपको जीरो देगा। ये क्या कहता है, विद रेस्पेक्ट टू एंड, कि जीरो इंटू एनीथिंग, कुछ भी ले लो, कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन ले लो, लाइक जीरो इंटू ए बी सी बार प्लस डी सी डी प्लस बी सी डी प्लस ए। तो अगर आपको सॉल्व करने के लिए आ जाए तो क्या सॉल्व करोगे, सिंपली आपको दिख गया कि जीरो की मल्टीप्लाई हमें किसी बिग एक्सप्रेशन के साथ कर रहे हैं, तो हम इसे मान सकते हैं कुछ भी एक्स की जीरो की अगर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या देगा, ऑलवेज जीरो देगा। क्यों, क्योंकि ये क्या, कौन कहता है, नल लॉ कहता है। तो वन प्लस एनीथिंग इक्वल टू वन, जीरो इंटू एनीथिंग इक्वल टू वन, नल लॉ हमारा ये कहता है विद रिस्पेक्ट टू और एंड, ठीक है, समझ आया। अब इसका नेक्स्ट आता है आपका आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी भी एक वेरिएबल को उसके साथ ही ऐड करें या उसके साथ ही मल्टीप्लाई करें, हमारे आउटपुट में वही वेरिएबल मिल जाता है। जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया ए को हमने ए के साथ ही एंड किया तो हमें क्या मिल गया, ए ही मिलेगा। ए का और किया हमने ए के साथ ए ही मिलेगा, ए का हमने एंड किया ए के साथ ए ही मिलेगा। ए नहीं, कुछ भी हो, ए बार हो, ए बार का हमने और किया ए बार के साथ तो भी हमें ए बार ही मिलेगा। ए बार का अगर हमने एंड किया ए बार के साथ तो भी हमें ए बार मिलेगा, सिंपल, दैट इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट लॉ। ये यही कहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, ये बेसिकली रिलेशनशिप बताता है अपने साथ और अपने वेरिएबल के नेगेशन के साथ। अगर हमारे पास ए वेरिएबल है, अगर हम उसका नेगेशन करेंगे ए बार के साथ तो हमें क्या मिलता है, वन मिलता है विद रिस्पेक्ट टू और ऑपरेशन। और अगर हम ए का नेगेशन उसके
और साथ करते हैं, मतलब ए का जो नेगेशन है उसके साथ विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेशन, तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट 0 मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपको क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि मेरे पास दो वेरिएबल है ए और बी, और दोनों ही बूलियन वेरिएबल है, तो अगर मैं उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन एंड और नॉट ऑपरेशन लगाती हूँ, तो मुझे जो आउटपुट मिलना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, बूलियन वेरिएबल होना चाहिए, सिंपली। ठीक है, समझ आया आपको? जैसे कि मैंने दो वेरिएबल है ए और बी, ठीक है, ए और बी पे मैंने क्या करा, अपना और ऑपरेशन लगा दिया, तो और ऑपरेशन को जो भी मेरा आउटपुट आएगा वो भी मेरा क्या होना चाहिए, बूलियन एल्जेब बूलियन वो होना चाहिए, बूलियन वेरिएबल होना चाहिए, यानी 0 या 1 में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये कहता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कि ये क्या है, अपने इस ऑपरेशन के बेस पे क्या है, ये क्लोज्ड है। ठीक है, ऐसे ही हमारा एंड के साथ, ऐसे ही हमारा और के साथ। क्लियर है? अब प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी क्या कहते हैं? ड्यूलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 0 है तो आप उसको 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, प्लस है तो डॉट कर दो, डॉट है तो प्लस कर दो, सिंपल। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ए एंड 0 इक्वल टू, मैंने ए ले लिया, तो मुझे इसका प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी निकालना है, यानी मुझे क्या करना है, जो भी ऑपरेशन है उसको क्या कर देना है, प्लस है तो डॉट कर देना है, 0 है तो 1 कर देना है। ए ऐसे ही रहेगा। आपका ये कौन सा ऑपरेटर है, आपका है प्लस है, तो प्लस को आप क्या कर दोगे, प्लस को आप क्या कर दोगे, डॉट में कन्वर्ट कर दोगे, यानी और को क्या कर दोगे, एंड में कर दोगे, 0 को किसको कर दोगे, 1 में कर दोगे, और आउटपुट क्या दे दोगे, आपका ए का ए ही रहेगा। यानी हमारा अगर और है, प्लस और है, तो आप डॉट किस में कर दोगे, एंड में कर दोगे, और अगर एंड में है तो आप उसको और में कर दोगे, वाइस वर्सा। 0 है तो 1 कर दोगे, 1 है तो 0 कर दोगे। समझ आया? दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी, यही कहता है ये। ठीक है, जैसे कि A1 प्लस 0, प्लस का मतलब यहाँ क्या है, और ऑपरेटर 1 और 0 का करेंगे तो ए आएगा, इसी तरीके से 1 डॉट यानी एंड करेंगे उसका 1 के साथ, तो आपका क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा कि प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी आपका क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे जो भी एक्सोमेटिक डेफिनेशन जो हमने बोले कि ये प्रूफ ऑलरेडी प्रूफन लॉ है, तो वो ये सब है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि कुछ बेसिक थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसकी हेल्प से आप किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एज द नेम सजेस्ट, डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब क्या है, हम वेरिएबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए डॉट बी प्लस सी, यानी एंड को हम किस तरीके से और ऑपरेटर पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा क्या है, ए एंड बी और सी, इसका यानी ये एंड ऑपरेटर को हम किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और पे कर रहे हैं। तो किस तरीके से करेंगे, पहले ए बी के साथ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए एंड बी प्लस बीच में ऐसे रहेगा, फिर ए किसके साथ जाएगा, सी के साथ, ए डॉट सी। इसका मतलब ए डॉट बी प्लस सी को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले ए बी के साथ जाएगा, बीच में प्लस का यही साइन रहेगा, फिर ए सी के साथ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जब हम एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा उल्टा भी हो सकता है, ए प्लस बी डॉट सी भी हो सकता है, यानी हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ और ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर एंड। तो ये क्या आएगा, पहले ए बी के साथ जाएगा, ए प्लस बी, जो बीच का साइन है वो बीच में ही रहेगा दोनों के, फिर ए किसके साथ जाएगा, सी के साथ, तो ये आ जाएगा ए प्लस सी। ये हमने क्या किया, हमने यहाँ एंड ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया और पे, यहाँ उल्टा किया, और को किसके साथ पास डिस्ट्रीब्यूट किया, और को एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। किसी भी बुलियन, जैसे कि बुलियन एक्सप्रेशन का ए प्लस ए बार डॉट बी, यानी हमारा यहाँ क्या है, यहाँ हमारा और ऑपरेटर है, और को हमें किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड के ऊपर। तभी हमने पढ़ा, तो पहले ए किसके पास जाएगा, ए बार के पास, ए प्लस ए बार, बीच का डॉट ऐसे ही रहेगा, फिर ए किसके पास जाएगा, बी के पास, एंड ए प्लस बी। और मैंने आपको बताया था ए प्लस ए बार क्या होता है, आपका ए प्लस ए बार क्या होता है, हमारा 1 होता है, और 1 इंटू ए प्लस बी, और 1 डॉट ए प्लस बी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। क्लियर है ना ये किस तरीके से आपका आया है? तो इस तरीके के लॉजिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा।
ठीक है, जैसे कि ये रहा, और एंड को ओवर और ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ और को डिस्ट्रीब्यूट किया एंड ऑपरेटर पर। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिटेटिव लॉ। कम्युनिटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आप वेरिएबल के पोजीशन को चेंज कर देंगे तो उसका जो आउटपुट है उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कहता है हमारा कम्युनिटेटिव लॉ। जैसे कि अगर a प्लस बी करेंगे तो हमेशा इक्वल होगा b प्लस ए के, और अगर आप a डॉट बी करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, b डॉट ए के इक्वल होगा। ये तो सिंपल है, b डॉट ए के इक्वल होगा, सिंपल है। 2+3 और 3+2 कोई डिफरेंस है क्या, आउटपुट तो सेम ही आता है। अगर 2×3 करो या 3×2 करो तो आउटपुट तो सेम ही आएगा ना, 6। तो ये कहता है हमारा कम्युनिटेटिव लॉ की चेंज द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज द रिजल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। या हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं, अगर हम पहले 2 की कर दें और फिर दूसरे पार्ट में हम लास्ट के 2 की कर दे तो आउटपुट कभी भी चेंज नहीं होगा। कि a प्लस बी पहले सॉल्व किया, देन उसका जो आउटपुट आया उसमें हमने प्लस सी कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमारा आउटपुट आया कोई x, फिर हमने क्या किया, यहाँ पहले b प्लस सी को ऐड किया, फिर उसके साथ हमने a को ऐड किया, यहाँ से आउटपुट भी हमारा क्या ही आएगा, x ही आएगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल को चेंज भी कर दें तब भी हमारा जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये कहता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। एक बात याद रखो इसके लिए, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। जैसे कि आपका क्या है, a प्लस बी का होल बार, यानी a एंड ऑपरेटर b का होल बार। तो सबसे पहले मैंने आपके क्या, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। इसके पहले ब्रेक करो लाइन को, ये पूरे के ऊपर बार है, इसे एक एक के पास भेज दो, a के ऊपर भी सेपरेट भेज दिया, b के ऊपर भी सेपरेट भेज दिया। चेंज द साइन, ये क्या है हमारा एंड है, तो एंड को वो सॉरी ये हमारा क्या है, और है, तो और को क्या कर दो आप, एंड कर दो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। उल्टा ले लेते हैं हम, a एंड ऑपरेटर b का होल बार अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, ब्रेक द लाइन। पहले होल पे बार है तो सेपरेट कर दो, a पे भी बार कर दो, b पे भी बार कर दो। अब ये कैसा ऑपरेटर, हमारा एंड ऑपरेटर है, तो एंड को आप किस में कन्वर्ट कर दो, और ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। क्लियर है। नेक्स्ट आइडम्पोर्टेंट लॉ क्या कहता है, वही कहता है कि अगर आप a को a के साथ ऐड करोगे तो a ही आएगा, या a को आप एंड करोगे a के साथ तो भी a ही आएगा। क्लियर है। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन लॉ ये कहता है कि जो भी डोमिनेटिंग एक्सप्रेशन होता है वो क्या कर देता है, वही आपका रिजल्ट में आता है, और जो लोएस्ट डोमिनेटिंग होता है वो आपका नेग्लेक्ट हो जाता है। जैसे कि a प्लस ए डॉट बी, यानी a और a एंड b कर रहे हैं हम, यहाँ हमारा क्या है, और ऑपरेटर, और यहाँ हमारा क्या है, एंड ऑपरेटर। तो डोमिनेटिंग क्या है आपका, डोमिनेटिंग वेरिएबल कौन सा आपका, a, तो आउटपुट में आपका क्या आएगा, a ही आएगा। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं कर दूं b प्लस बी डॉट ए कर दूं, तो डोमिनेटिंग आपका वेरिएबल कौन सा है, b, तो आउटपुट में आप क्या आएगा, आपका b आएगा। जो भी डोमिनेटिंग आपका वेरिएबल रहता है वही आपका आउटपुट में आता है, किसमें, एब्जॉर्प्शन लॉ में। क्लियर है। ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज थी जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट। ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट हम स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं, जहां हमने देखा कि हम किस तरीके से ट्रूथ टेबल को जनरेट करते हैं, किस तरीके से उनका आउटपुट को करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर यानी डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो आपको क्या करना है, ए और बी की मल्टीप्लाई करके जो भी आउटपुट आए, ये इसकी ट्रूथ टेबल, ये तो आपको पता है ना, ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं तो बार बार नहीं करेंगे। और की ट्रूथ टेबल आपको पता है प्लस के साथ कैसी होगी, तो वो भी आपको पता है कि क्या होगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे कुछ कंक्लूजन आते हैं। जैसे हमारी ये ट्रूथ टेबल हो गई ना, जैसे कि हमारी ट्रूथ टेबल हो गई। ट्रूथ टेबल का मतलब ये ही नहीं है कि आपको रटना है, यहाँ से हमारे पास कुछ कंक्लूजन भी आते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि क्या आपने वो कंक्लूजन देखे। जैसे कि हमारा एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर हमारा इनपुट में कोई भी जीरो आ जाए, तो हमारा क्या आएगा, हमेशा आउटपुट 0 आएगा। क्या ऐसा ही है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इनपुट में 0.0.1111111 ऐसे करके दे दिया, मैंने कहा इनका एंड करो, तो कहाँ तक आप एंड करोगे? आपने देखा एक 0 प्रेजेंट है तो तुरंत आपने 0 लिख दिया, क्योंकि एंड ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर कितनी भी बड़ा एक्सप्रेशन है, अगर उसमें एक भी 0 प्रेजेंट हो जाता है तो आपको आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमें ट्रूथ टेबल से हमने यहाँ से फाइंड आउट किया।
और ऑपरेटर में हमने क्या किया, आप टेबल देखो और मुझे बताओ, वीडियो को पॉज करो और बताओ कि क्या आपने यहाँ से फाइंड आउट किया। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट मिला कि और ऑपरेटर के अंदर अगर हमारा इनपुट में एक भी 1 आ जाता है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, क्योंकि हम यहाँ क्या करते हैं, प्लस करते हैं। टेकिंग एन एग्जाम्पल, 0 + 0 + 0 0, बहुत सारे 0 और बस लास्ट में एक बार 1 आ गया तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। आपको इतने बड़े एक्सप्रेशन को देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखना हमें और आपको देखना हमें और करना है। तो और में क्या है, अगर एक भी 1 प्रेजेंट है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर है। तो ये कुछ कंक्लूजन होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं, ट्रूथ टेबल से मिलते हैं, बट हम क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल को रटते रहते हैं। सिंपल है, समझ आया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। बेसिकली कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। कैनोनिकल फॉर्म ये कहती है कि अगर आपको कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर सारे जो वैल्यूज आएंगी उसमें सारे नंबर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए, यानी सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए हर टर्म में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, जैसे कि मैंने ले लिया ABC, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास क्या है, जैसे कि AB, ठीक है, AB + BC + CA। तो ये कैनोनिकल फॉर्म क्या कहती है कि एक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी सारी टर्म है, कितनी टर्म है, 1 2 3, तीनों टर्म है, तो तीनों टर्म के अंदर सारे वेरिएबल होने चाहिए। क्या इसके अंदर सारे वेरिएबल है, नो। तो इसके अंदर है नो, इसके अंदर है नो, इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, बी नहीं है, इसके अंदर ए नहीं है, इसके अंदर सी नहीं है। इसका मतलब ये हमारा कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमारा एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें हम इन्हें कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो अभी हम देखेंगे। बट आपको क्लियर हुआ कि कैनोनिकल एक्सप्रेशन फॉर्म क्या होती है। ये कहती है कि जितने भी टर्म आएंगे बूलियन फंक्शन के, बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी टर्म आएंगे, हर टर्म के अंदर सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। तो कैनोनिकल इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म आर स्पेशली वे ऑफ रिटन अ बूलियन फंक्शन इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक फॉर्मेट। कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, बूलियन फंक्शन को एक प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक फॉर्मेट में लिखते हैं। इट इज़ अ स्टैंडर्ड वे टू राइट बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ऑल वेरिएबल। ये एक हमारे एक स्टैंडर्ड वे है जिसके अंदर हम सारे एक्सप्रेशन को यूज करते हैं हर टर्म के अंदर। क्लियर है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लेके बताया था, तो यहाँ एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ABC, यानी हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और क्या आया है, AB + BC बार + AB/C। क्लियर है। तो ये आप किस तरीके से करोगे, या ये हमारा किस तरीके से हम इसको करते हैं, वो अब हम देखने वाले हैं। क्लियर है। अब देखते हैं हम। अब इसके अंदर सबसे पहले आप देखो किस वेरिएबल के, किस टर्म के अंदर कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर कौन प्रेजेंट नहीं है, C प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर कौन प्रेजेंट नहीं है, A प्रेजेंट नहीं है। ये हमारी सही है। तो बस हमें इन दोनों के अंदर क्या लाना है, A और C को लाना है। तो हम कह सकेंगे कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो किस में, कैनोनिकल फॉर्म में है। तो किस तरीके से हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, ABC = AB। इसके मल्टीप्लाई में मैं 1 मान सकती हूँ। आपको पता है कि हर किसी वेरिएबल, कुछ भी आप ले लो, हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है। इसी तरीके से BC के इंटू में मैंने 1 मान लिया और AB/C हमारा ऐसे आया, क्योंकि हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें तीनों वेरिएबल हमारे प्रेजेंट है। हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा था, याद है आपको, हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप A + A करोगे तो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ठीक है। तो हम 1 की जगह ये भी तो लिख सकते हैं, A + A लिख सकते हैं ना। AB ऐसी रहा, मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया, C + C, क्योंकि यहाँ हमारा क्या नहीं है, यहाँ हमारा C वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। प्लस BC मैंने ऐसी रहा, A1 की जगह मैंने क्या रख दिया, A + A। ठीक है। और AB/C ऐसी रहा। जस्ट मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या आएगा, ABC, पहले ये इसके साथ जाएगा, देन प्लस का साइन, फिर ABC। ठीक है। फिर ये इसके साथ जाएगा, देन अब ये इसको करेंगे, BC/A आएगा, देन BC/A आएगा और यहाँ से आएगा AB/C। तो अब आप देखो कि इसके अंदर जो टर्म है, 5 टर्म है, तो 5 टर्म के अंदर तीनों वेरिएबल प्रेजेंट होंगे, हैं क्या, यस, ABC 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 ABC। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, किसमें है, ये कैनोनिकल फॉर्म में है। तो समझ आया हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अभी हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट अभी हम सिंप्लीफिकेशन पे नहीं जाएंगे। क्लियर है। अभी हम सिंप्लीफिकेशन पे नहीं जा रहे। अभी आप देखोगे तो हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसे हम 5 टर्म में को 3 टर्म में भी कर सकते हैं।
वो सॉरी 4 टर्म में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिपीट हो रहा है ना दोनों टर्म, तो हमें रिपीटेड टर्म को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कभी भी आपका आउटपुट में रिपीटेड टर्म आ रही है तो आप उसको फाइनल आउटपुट में एक बार लिखो। तो यहाँ क्या आएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस बी सी बार ए बार प्लस ए बी बार सी। तो ये आपका आउटपुट आ गया सिंपल। समझ आया? तो दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म, कि हमें क्या करना होता है कि अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है तो हमें करना पड़ता है बाय यूजिंग द जो हमने लॉज पढ़े हैं। तो यहाँ हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आपको नहीं आएंगे तो क्या आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है? अब कैनोनिकल फॉर्म की भी 2 स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं, एक होता है हमारा एसओपी और एक होता है हमारा पीओएस। एसओपी स्टैंड फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम हो रहा है फिर प्रोडक्ट हो रहा है। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि प्रोडक्ट हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हम एसओपी में क्या है, सम, सम ये एस फॉर सम, ये ओ ऑफ एंड देन ये है हमारा प्रोडक्ट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एसओपी में प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं। सिंपली याद करो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं। पहले हम प्रोडक्ट कर रहे हैं फिर उन दोनों टर्म को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि ए डॉट बी करा और बी बार सी करा, तो पहले प्रोडक्ट किया फिर इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये किस फॉर्म में है, हमारी एसओपी फॉर्म में। क्लियर है? समझ आया एसओपी फॉर्म क्या होती है? तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एसओपी नीड्स नॉट कंटेन ऑल लिटरल्स बट इन कैनोनिकल फॉर्म ईच प्रोडक्ट टर्म कंटेन ऑल लिटरल्स आदर इन कॉम्प्लीमेंट एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अगर एसओपी में हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसमें सारे टर्म के अंदर सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए, बट अगर हम एसओपी के अंदर भी कैनोनिकल फॉर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर हर टर्म के अंदर सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो चाहे वो नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो। क्लियर है? तो एसओपी का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट करते हैं फिर उनको ऐड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एसओपी फॉर्म। क्लियर है? अब एसओपी फॉर्म के अंदर आपको याद क्या रखना है, मेन क्या होता है, लाइक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी है क्या जो आपको याद रखनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि हम इसमें 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसमें 0 को रिप्रेजेंट करते हैं बार से और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं नॉन बार से। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारा 0 है और एसओपी फॉर्म में हम उसे कैसे करेंगे, x बार से। 1 है तो हम इसको क्या करेंगे, x से करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये चीज़ आपको याद रखनी ही है। क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल हम एक ट्रूथ टेबल के एग्जाम्पल के समझते हैं। हमारे पास 2 वेरिएबल है x और y और हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यानी इनका और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और ही तो कर रहे हैं। तो आपको और की टेबल तो पता है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। तो ये तो आपको ट्रूथ टेबल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मैंने कहा इस ट्रूथ टेबल का आप क्या बताओ, एसओपी फॉर्म बताओ। क्या कहा मैंने, इस ट्रूथ टेबल का एसओपी फॉर्म बताओ। तो आपको क्या याद रखना है, पहले तो ये याद रखना है कि एसओपी फॉर्म में हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं हम x से। अब हम इसमें क्या लेते हैं, मिन टर्म लेते हैं, यानी जहां आउटपुट हमारा 1 आता है सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं टर्म को लेते हैं। क्या कहा मैंने, एसओपी फॉर्म के अंदर जितनी भी हमारा आउटपुट आता है हम इसमें मिन टर्म को लेते हैं। मिन टर्म का मतलब क्या है कि जहां जहां हमारा आउटपुट 1 आया है सिर्फ और सिर्फ हम आउटपुट में वही वेरिएबल्स लेते हैं। जैसे कि यहाँ हम देखें तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स ऐसे हैं जहां हमारा आउटपुट 1 आया है, यहाँ आउटपुट 1 आया, यहाँ आउटपुट 1 आया, यहाँ आउटपुट 1 आया। तो ये तीनों ही हमारा आउटपुट के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला क्या है आपका 0 1, 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, x बार से। y कैसा है 1, तो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्या है 1, 1 का मतलब ऐसे ही रखा नॉन बार, और फिर y की वैल्यू क्या है 0, 0 का मतलब बार। थर्ड आपका आउटपुट कब आया, जब x और y दोनों 1 1 है। 1 1 का मतलब क्या है x और y। एसओपी में हम क्या करता है, सबसे पहले इनका प्रोडक्ट कर दिया और बीच में क्या कर दिया, इनका सम कर दिया। तो ये इसका क्या आ गया, आउटपुट आ गया। तो आउटपुट इसका क्या आएगा, x बार y प्लस x y बार और फिर आएगा आपका x y। क्लियर है? समझ आया आपको किस तरीके से होता है ये? तो दैट इज कॉल्ड एसओपी फॉर्म। समझ आया? एसओपी फॉर्म के अंदर सबसे पहली चीज क्या करते हैं हम,
हम पहले प्रोडक्ट करते हैं देन उनको ऐड करते हैं, जो आपको बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि आउटपुट में हम मिन टर्म को लेते हैं। मिन टर्म का मतलब क्या है कि जहां हमारा आउटपुट 1 आता है वही वेरिएबल को हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, आउटपुट के अंदर। ठीक है, दूसरी बात ये आपको याद रखनी है। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं नॉन बार से। ये अगर तीनों चीजें आपको याद है तो इसका मतलब आप समझो कि आपको एसओपी फॉर्म आपको समझ आ गई। क्लियर है। अब नेक्स्ट आती है आपकी पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो, देन उसके बाद प्रोडक्ट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, पहले सम कर रहे हो, सम कर रहे हो और देन उसके बाद आप उनका प्रोडक्ट कर रहे हो। तो पहली बात क्या हुई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनका सम करते हैं और देन उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सम करते हैं और फिर उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। वही तो हो रहा है एसओपी पीओएस में। अब पीओएस में हम क्या लेते हैं, आउटपुट जहां हमारा मैक्स टर्म आती है वहां हम लेते हैं। मैक्स टर्म का मतलब क्या है कि जहां हमारा आउटपुट 0 आता है हम वही टर्म को इंक्लूड करते हैं आउटपुट के अंदर। और जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ हम 0 को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हम 0 को नॉन बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम 1 को नॉन बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हम 1 को रिप्रेजेंट करते हैं बार से। क्लियर है। अगर मैं कहूँ कि इस ट्रूथ टेबल का आप पीओएस फॉर्म बताओ तो आप क्या देखोगे कि आउटपुट कहाँ 0 है आपका, यहाँ सिर्फ एक ही में, जहाँ एक्स भी 0 है वाई भी 0 है। 0 का मतलब क्या है, एक्स और प्लस वाई। तो ये आपका क्या आ गया, पीओएस फॉर्म आ गया। समझ आया आपको किस तरीके से हम करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एसओपी एंड पीओएस फॉर्म। ये आपका जो आउटपुट है वो आपको पता होना चाहिए। जो मैंने आपको दो तीन चीज़ें ये बताई है ना, अगर आपको ये पता है एसओपी और पीओएस फॉर्म में तो आप ये समझो कि ये आपको क्लियर है। अगर आपको इसमें अभी कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा पीछे जाइए, दोबारा से देखिए कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। एसओपी यानी प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, पीओएस यानी हम क्या कर रहे हैं, पहले सम कर रहे हैं फिर उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। आउटपुट में हम किसको लेते हैं, मिन टर्म को लेते हैं। मिन टर्म का मतलब जहां आउटपुट 1 है, किसके अंदर, एसओपी के अंदर। पीओएस के अंदर हम क्या लेते हैं, मैक्स टर्म को लेते हैं जहां आउटपुट आपका आता है 0। और फिर आपको ये चीजें याद रखनी है कि 0 को रिप्रेजेंट करते हैं बार से, 1 को रिप्रेजेंट करता है नॉन बार से एसओपी के अंदर। पीओएस के अंदर जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्लियर है। अब पीओएस के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैनोनिकल पीओएस मींस राइटिंग द बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग मैक्स टर्म। इसका मतलब क्या है कि बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर हम किसको ले रहे हैं, मैक्स टर्म को ले रहे हैं, जहां हर ईच ब्रैकेट कंटेन और वेरिएबल, हर ब्रैकेट के अंदर क्या होंगे, सारे वेरिएबल प्रेजेंट होंगे। क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म में ना, कैनोनिकल पीओएस की बात कर रहे हैं तो जहाँ कैनोनिकल वर्ड आ गए वहां तो हर टर्म के अंदर सारे वेरिएबल ही प्रेजेंट होने मैंडेटरी हैं। क्लियर है। काफी बार क्या अभी तक आया तो नहीं है बट आ सकता है कि आप बता दो कि एसओपी और पीओएस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो हम बता सकते हैं कि एसओपी के अंदर और ऑफ एंड टर्म लेते हैं, यहाँ एंड ऑफ और टर्म लेते हैं। क्योंकि जब आप देखोगे तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, और को एंड कर रहे हैं, यहाँ एंड को और कर रहे हैं। बेस्ड क्या होता है, यहाँ आउटपुट हमारा 1 होता है यानी मिन टर्म लेते हैं, यहाँ मैक्स टर्म लेते हैं जहाँ आउटपुट हमारा 0 होता है। एक एक एग्जांपल दे दोगे आप। यहाँ पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले सम कर रहे हैं फिर उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं। आप इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, अभी अब थर्ड यूनिट में के मैप पढ़ेंगे। तो के मैप के अंदर हम एसओपी को यूज़ करते हैं और किसी भी लॉजिकल डिज़ाइन के लिए हम पीओएस फॉर्म को यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि एसओपी और पीओएस फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है। अब बढ़ते हैं इस यूनिट के सेकंड पार्ट की तरफ, जहां हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स होते क्या है। बेसिकली लॉजिक गेट्स हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है हमारा बेसिक गेट, सेकंड होता है अर्थमेटिक गेट, थर्ड होता है यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट के अंदर हमारा नॉट गेट, और गेट और एंड गेट आता है। अर्थमेटिक गेट के अंदर एक्सॉर और एक्सनॉर आता है। यूनिवर्सल गेट के अंदर नैंड और नॉर गेट आते हैं। इसके अंदर हम बेसिक गेट और अर्थमेटिक गेट को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। यूनिवर्सल गेट हमारा यूनिट 3 का पार्ट है। यूनिट 3 के अंदर हम पूरा इसको डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ नहीं करेंगे। जैसे आप सिलेबस में देख रहे होंगे तो नैंड और नॉर का इम्प्लीमेंटेशन और सिंप्लीफिकेशन पूरा हमारे यूनिट 3 के अंदर है। तो ये पार्ट हम यूनिट 3 के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेसिक गेट की। बेसिक गेट क्या होते हैं, बेसिक गेट कोई भी गेट बना सकता है। लाइक जो हमारे एक्सनॉर है, एक्सॉर है, बेसिक गेट के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी गेट को बना सकते हैं। अगर आप एक्सॉर देख रहे होंगे, एक्सनॉर देख रहे होंगे, नैंड देख रहे होंगे, नॉर देख रहे होंगे, तो ये सब जो अर्थमेटिक एंड यूनिवर्सल गेट है ये हमारे बेसिक गेट के कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बने हैं। जब हम स्टार्टिंग में गेट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो नॉट और एंड तो हम कर रहे थे, बट जब हमने देखा कि अगर हम
और एंड को मिक्सअप कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक आउटपुट आ रहा है, और वो आउटपुट हम बहुत जगह यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, उस आउटपुट के बेस पे हमने क्या बना दी, गेट बना दिया कि ये गेट ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि अर्थमेटिक गेट, अर्थमेटिक गेट का मतलब क्या है कि कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर पा रहे हैं। जब हमें अर्थमेटिक गेट को, अर्थमेटिक जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करना था, तो हमने देखा कि हमारे कुछ गेट को हम अगर कंबाइन कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक आउटपुट दे रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हमने क्या करा, उसका एक स्पेसिफिक गेट बना दिया। क्लियर है। तो सबसे पहले बेसिक गेट की बात करते हैं, जो कि हमारा नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। तो सबसे पहले आता है नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, सिंपली नॉट गेट को हम इन्वर्टिंग बफर भी बोलते हैं। अभी हम देखेंगे इन्वर्टिंग बफर क्यों बोलते हैं। सिंपली इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी आउटपुट दिया वो उसको क्या कर देता है, उसका रिवर्स कर देता है। अगर आपने ए दिया तो उसको ए बार कर देगा, बी दिया तो बी बार कर देगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, तो इसका सिंबल है ये बफर है, इसके आगे एक ऐसा सर्कल है। ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नोट को, कि अगर आपने ए दिया है तो ये इसका नोट कर देगा, यानी उल्टा कर देगा, ए बार कर देगा। अगर आपने बी दिया है तो क्या कर देगा, ये बी बार कर देगा। अगर आपने बी बार दिया तो क्या कर देगा, उसे बी कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड नॉट गेट, कि आप जो भी दे रहे हो उसका अपोजिट आपको आउटपुट में मिल रहा है। और ये जो आप ये देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं बफर। ये क्या होता है, बफर, इसको हम बोलते हैं बफर। अब बफर का सिंपली काम क्या होता है, बफर कुछ भी नहीं करता है। जो आप उन इनपुट दे तो वही आपको आउटपुट में दे देता है। तो जो आप इनपुट दे रहे हो वही आपको आउटपुट में मिल रहा है, बट कैसे, अपोजिट होके। जो सर्कल है ये क्या कर रहा है, उसको अपोजिट कर दे रहा है, रिवर्स कर दे रहा है। दैट इज कॉल्ड नॉट गेट सिंपली। जैसे हम ये सारे गेट्स पढ़ते हैं, बेसिक गेट, अर्थमेटिक गेट, यूनिवर्सल गेट, कोई भी आज तक एक ऐसा गेट नहीं बना है जिसमें डिले ना हो। हाँ, बहुत कम डिले हो गया आज के टाइम पे गेट्स में, हमें पता भी नहीं चलता, बट डिले हमेशा ही होता है गेट के अंदर। ठीक है। नॉट गेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, नॉट गेट गिव्स द अपोजिट ऑफ द इनपुट। नॉट गेट सिंपली क्या करता है, जो भी आपने इनपुट दिया उसका अपोजिट आउटपुट में प्रोड्यूस कर देता है। सिंपली नॉट का मतलब यानी रिवर्स द इनपुट, इनपुट को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। अब जैसे आप इसका ये देख रहे होंगे, ये इसका क्या है, लॉजिक गेट है। ये अगर ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इसका सिंबल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉट गेट हमारा दिखता कैसा है, उसका जो गेट है वो कैसा दिखता है। तो ये है हमारा नॉट गेट का सिंबल, जिसमें ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, उसको अपोजिट कर रहा है, ये रिवर्स कर रहा है इनपुट को। ये आप आगे भी लगा सकते हो और ऐसे स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो। क्लियर है। अगर हम इसकी ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल तो सिंपल होगी। अगर आपने 0 दिया तो उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगर आपने 1 दिया इनपुट में तो आपको आउटपुट में क्या दे देगा, 0 दे देगा, क्योंकि ये क्या करता है, इनपुट को जस्ट रिवर्स कर देता है। ठीक है। नॉट गेट को मैंने बोला कि इन्वर्टिंग बफर भी बोलते हैं। क्यों इन्वर्टिंग बफर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी हम इनपुट में दे रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट ही तो कर रहा है, बफर की हेल्प से इन्वर्ट ही तो करके दे रहा है हमें। और मैंने आपको बताया बफर ये रहा, बफर तो सिंपली कुछ नहीं करता। बफर का काम क्या होता है, जो आपने इनपुट में दिया वो आपको आउटपुट में प्रोड्यूस करके दे देता है। क्लियर है। ये काफ़ी बार इन्वर्टिंग बफर, जैसे आप वाइवा वगैरह दोगे ना, तो वहाँ पूछ लिया जाता है कि आप बता दो कि नॉट गेट को इन्वर्टिंग बफर क्यों बोलता है। तो सिंपली आपको क्या बताना है, क्योंकि नॉट गेट हमारा जो भी हम उसे इनपुट देते हैं उसको रिवर्स करके हमें दे देता है, यानी इन्वर्ट करके दे देता है विद द हेल्प बाय यूजिंग द बफर। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग बफर। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका और गेट। और गेट क्या होता है, और गेट हमने पढ़ा, और गेट क्या करता है। और गेट हमारा प्लस जो होता है, एडिशन जो होता है, उसकी तरह हमारा सिंपली काम करता है। अगर हम कोई भी इनपुट में 2 वैल्यूज़ देंगे तो आउटपुट में हमें उन दोनों का सम करके मिल जाता है। ठीक है। 0 और 0 देंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 + 0, आउटपुट में 0 मिल जाएगा। क्लियर है। तो हमने और गेट का जब ट्रूथ टेबल पढ़ा था तो वहाँ हमने एक चीज़ काफ़ी अच्छे से सीख ली थी। और गेट के अंदर अगर हमारा कभी भी इनपुट में एक भी वैल्यू 1 आएगी तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। ये मैंने आपको बताया था। तो और गेट का सिंबल क्या होता है, गेट कैसे दिखता है उसका, इस तरीके से होता है। ठीक है। यहाँ ये इनपुट लाइन्स होती हैं, ए और बी आपने इनपुट दिया तो ये क्या कर देगा, A + B कर देता है। अब यहाँ से हमें ये है और गेट, हमने पता है कि और गेट में अगर एक भी सिंगल इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट में 1 ही आएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमारा और गेट है, इसके अंदर कितने सारे इनपुट लाइन्स है, सारे 0 हैं, सिर्फ एक 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। सिंपल, आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ आपको देखा कि एक भी इनपुट 1 है, एक भी इनपुट लाइन 1 है, तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। क्लियर है।
अब सिंपली इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एन और गेट गिव्स आउटपुट इफ एनी वन इनपुट इज वन। क्लियर, वही लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन इनपुट वन होना चाहिए आउटपुट वन होने के लिए और गेट के अंदर। ठीक है, ये इसका क्या है, गेट का रिप्रेजेंटेशन है। अब ट्रुथ टेबल हम देख सकते हैं, ट्रुथ टेबल तो आपको पता है, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं इसकी, और गेट की, एंड गेट की। अगर 0 0 इनपुट में मिला तो 0 ही आएगा। सिंपली क्या कर रहा है, ये दोनों को ऐड कर रहा है, 0 + 1 करा 1 आएगा, 1 + 0 करा 1 आएगा, 1 + 1 करा 1 ही आएगा। क्लियर है, ठीक है, ये तो आपको पता है ट्रुथ टेबल। अब यहाँ एसओपी और पीओएस की फॉर्म की बात आती है। एसओपी हमने पढ़ा था, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया था ये क्या करता है, मिन टर्म देता है। मिन टर्म का मतलब क्या है कि जो हमारा आउटपुट वन आता है ये उन वैल्यूज़ को लेता है, वही तो होता है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से समीशन से करते हैं, और पीओएस का हम क्या करते हैं, इस तरीके से पाई से करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि इसका एसओपी फॉर्म लिखो या पीओएस फॉर्म लिखो तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो ना। अगर एसओपी फॉर्म की बात करूँ तो आपको क्या देखना है कि कहाँ कहाँ आउटपुट 1 आ रहा है। तो 1 2 और 3 पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हमने लिख दिया समीशन 1 2 3। और अगर पीओएस की बात करें तो पाई रिप्रेजेंट कर रहा है पीओएस फॉर्म को, और पीओएस फॉर्म में मैक्स टर्म को लेते हैं। मैक्स टर्म का मतलब क्या है कि जहाँ हमारा आउटपुट 0 आता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं। तो 0 पे 0 आउटपुट आ रहा है तो ये हमारा पीओएस फॉर्म हो गया, सिंपल। ठीक है, अगर हम 1 2 3 को इसको सिंप्लीफाई करें तो आप सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करके किस तरीके से देखेंगे, आपको पता है कि हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं बार से और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं नॉन बार से। किसके अंदर, एसओपी के अंदर। तो एसओपी के अंदर 1 2 3 है, तो 1 यानी पहला क्या आएगा, ए बार बी। ठीक है, दूसरा क्या है, ए बी बार, और थर्ड क्या है आपका, ए बी। और इन पहले प्रोडक्ट करते हैं, फिर इनका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो सिंपली ए बार बी प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, आपका ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, बी प्लस बी बार। बी प्लस बी बार क्या होता है, 1 होता है। तो ए बार बी प्लस ए इंटू 1, 1 ही तो होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्या आ गया, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए बार इंटू बी। क्लियर, अब जस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इसे, और इनके ऊपर और को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए प्लस ए बार एंड ए प्लस बी। पहले ए इसके साथ जाएगा तो ए प्लस ए बार, अब बीच में मल्टीप्लाई एन ए प्लस बी, तो ए प्लस ए बार 1 हो गया, 1 इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो सिंपली आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हो। अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। क्लियर है, तो सिंपली हमने यहाँ से क्या सीखा, और गेट से। और गेट की हमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारा कोई भी इनपुट लाइन 1 हो जाती है तो हमारा आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा। क्लियर है, थर्ड आपका आता है एंड गेट। थर्ड आपका बेसिक गेट है एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई की तरह वर्क करता है। अगर आपने 2 इनपुट दिए ए और बी तो वो क्या कर देगा, ए डॉट बी कर देगा सिंपली। और हमारा इसमें जो कंक्लूजन था वो क्या था कि अगर हमारी एक भी इनपुट लाइन 0 हो जाएगी तो हमारा आउटपुट रिमेन हमेशा 0 आएगा। ठीक है, एंड गेट गिव्स आउटपुट 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट आर 1। ये तभी 1 देगा जब हमारे सारे इनपुट 1 हो गए। अगर एक भी 0 हो गया तो हमेशा आउटपुट हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इस तरीके से है ये गेट, या आपने ये क्या है हमारा एंड गेट। यहाँ आपने ए और बी इनपुट दिया तो क्या देगा, ए डॉट बी हमें आउटपुट में दे देगा। क्लियर है, सिंपली। ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल तो आपको पता है कि किस तरीके से सिंपली हमें मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। और ये क्या करता है, कम्यूनिटेटिव लॉ को होल्ड करता है। क्लियर है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, बट आपको इनका जो ट्रूथ टेबल है, इनका जो सिंबल है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। इनका सिंबल एंड गेट दिखता कैसे, और गेट दिखता कैसे, उसका जो गेट है वो किस तरीके से है। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट आता है आपका अर्थमेटिक गेट, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे एक्सॉर गेट। एक्सॉर यानी एक्सक्लूसिव और गेट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, ये पहले से ही डिफाइन है। अब इसका जो आउटपुट है, जैसा भी आप देखोगे इसका आउटपुट ए एक्सॉर बी आता है। तो ए एक्सॉर बी जो आउटपुट है वो बहुत बार जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे तो बार बार आए जा रहा था, बार बार हमें स्टार्टिंग से उनका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं फिर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, ये आउटपुट हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो हमने इसका एक सेपरेटली एक गेट बना दिया जिसको हम बोलते हैं एक्सॉर गेट।
एन XOR exclusive OR gate is a gate that give output only when the input are different। ये हमें क्या देगा, अभी हम इसके ट्रूथ टेबल देखेंगे, जब हमारा आउटपुट 1 कब देगा, जब हमारे दोनों इनपुट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तब ये हमें दे पाएगा। ठीक है, पहले से ही डिफाइन है। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इसमें देखोगे कि ये तीनों जो बेसिक गेट है नॉट और एंड से ही मिलकर बना हुआ है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, इस तरीके से है कि आप ए और बी अगर इनपुट में देते हो तो वो आउटपुट में क्या देगा, ए XOR बी। ये जो क्या देगा, इस तरीके से आपका ये गेट है, आप इसमें 2 इनपुट दे रहे हो ए और बी, तो ये क्या कर रहा है, ए XOR बी दे रहा है। और ए XOR बी का मतलब क्या है, ए XOR बी का मतलब है ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट दूसरे वाले ऐसी प्लस पहले वाला ऐसी दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट। ए XOR बी का मतलब क्या है, ये है। क्लियर है। अब इसका मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जब आप देखोगे ना तब आपको क्लियरिटी होगी कि ये तो भाई कुछ भी नहीं है, ये हमारे किससे मिलके बना है, एंड और नॉट से ही तो मिलके बना है। जब आपको समझ आएगा कि क्यों हम बोलते हैं ये क्या है, हमारा ड्राइव्ड गेट है। तो सबसे पहले हमारा क्या, जो आउटपुट है हमारा क्या आ रहा है, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, अब जैसे आप इसमें देखोगे, चलो मैं आपको करके दिखाऊँ। सबसे पहले हमें ए बार चाहिए, तो हमें ए बार यानी कॉम्प्लीमेंट चाहिए कि जो भी हम दे रहे हैं उसको कॉम्प्लीमेंट। तो वो हमारा कौन काम करता है, नॉट गेट। तो मैंने क्या करा, पहले एक नॉट गेट लिया, यहाँ से मैं ए दे रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ए बार मिल रहा है, सिंपल। और दूसरा मैंने इनपुट लाइन ली जो मुझे क्या दे रहा है, बी दे रहा है। ठीक है, अब मुझे कौन सा गेट लेना है, मुझे इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे कौन सा गेट लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे एंड गेट लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ एंड गेट लिया, तो मुझे यहाँ आउटपुट क्या मिल गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए बार बी। समझ आया आपको, क्योंकि ए XOR बी का मतलब क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो मुझे ए बार चाहिए, ए बार मुझे किससे मिलेगा, नॉट गेट से, क्योंकि नॉट गेट ही तो क्या करता है, रिवर्स करता है। तो मैंने इनपुट लाइन ए दी जहां मैंने नॉट गेट लगाए, तो यहाँ से ए का क्या हो गया, ए बार हो गया। दूसरी इनपुट लाइन ली मैंने बी, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या लिया, एंड गेट का यूज़ कर लिया और मुझे क्या मिल गया, ए बार बी। अब दूसरा क्या है, मुझे इनपुट लाइन ए चाहिए, ए मैंने दे दिया, और दूसरा मुझे क्या चाहिए, बी बार चाहिए। तो बी बार के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नॉट गेट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ ए दिया और यहाँ मैंने बी दिया इनपुट लाइन, यहाँ नॉट गेट लगा तो बी का क्या हो गया, बी बार हो गया, और यहाँ से ए ही है। तो मुझे इन दोनों की फिर से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मुझे यहाँ से क्या मिला, ए बी बार। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, और गेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो जस्ट मुझे और गेट लगाना ही है, ये लगा दिया मैंने और गेट। तो और गेट ने क्या करा, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, विच इज़ इक्वल टू ए XOR बी। तो जब हमने इसका, अभी तो हमें ये कुछ ऐसा दिख रहा था, बट जब हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो हमने देखा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एंड और नॉट गेट से ही तो मिलकर बना है। समझ आया कि अगर लाइक इससे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं भी आपको दिखाऊंगी, तो इससे डायरेक्टली यही क्वेश्चन आता है कि अगर आप बोल रहे हो कि XOR गेट आपका बेसिक गेट्स की कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, तो आप प्रूफ करो कि ये बेसिक गेट की कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। तो वहाँ आप किस तरीके से प्रूफ करोगे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से। थ्योरी डजन मैटर आप कितनी भी लिख लो, बट जब तक आप ये स्ट्रक्चर नहीं बताओगे एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये चीज़ पता है। और अगर आपको बेसिक गेट क्लियर है तो ये तो बनाना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये हमारा किस तरीके से बना है। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो यही हमारा क्या है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमने एंड और नॉट गेट का यूज़ करके पूरा इम्प्लीमेंट किया हमारा XOR गेट। क्लियर है। अब इसकी जो ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल क्या कहती है, तो ट्रूथ टेबल में क्या है, आपको ये क्या देता है आउटपुट में, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो सिंपल है, सबसे पहले 0 0, यानी ए बी 0 है हमारा और बी बी 0 है। तो क्या आउटपुट आएगा, ए बी 0 है, बी बी 0 है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जस्ट आप इसका उल्टा कर दो, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। तो ए हमारा 0 है, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू बी क्या है आपका 0 प्लस ए क्या है 0 इंटू बी क्या है बार है, यानी उसका उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1। 1 इंटू 0 क्या होता है 0 प्लस 0 इंटू 1 0। तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट 0 आ जाएगा, तो आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्या है आपका, ए क्या है आपका 0 है और बी क्या है आपका 1 है। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 हो जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब जस्ट इसमें रखो आप ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ए बार की वैल्यू क्या है 1 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1 प्लस ए की वैल्यू क्या है आपकी 0, बी बार की वैल्यू क्या है 0, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आउटपुट क्या आया आपका 1। ठीक है, इसी तरीके से ये भी दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे भी 1 आएगा। अब 1 1 और देख लेते हैं कि ए क्या है हमारा 1 है और बी भी क्या है हमारा 1 है, तो ए बार क्या होगा आपका 0 और बी बार क्या होगा आपका 0। तो जस्ट आप आउटपुट में वैल्यू रखो ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है आपकी 1 प्लस ए की वैल्यू क्या है 1, बी बार की वैल्यू क्या है 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो ये आउटपुट क्या आ गया आपका 0। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिला कि जब भी एक्सॉर गेट में हमारे इनपुट दोनों डिफरेंट हैं तो ही हमारा आउटपुट 1 आ रहा है। अगर सेम है तो वो कॉम्प्लीमेंट होकर 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी दोनों इनपुट लाइन सेम वैल्यूज़ ले रही हैं तो हमारा आउटपुट हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये जो ट्रूथ टेबल है काफ़ी बार हम क्या करते हैं याद रखते हैं कि रटने की कोशिश करते हैं, बट अगर आप भूल भी जाओ, अगर आपको ये आउटपुट याद है तो आप इसके ट्रूथ टेबल बिल्कुल अच्छे से बना सकते हो और कभी भी नहीं भूलोगे। आपको क्या ही करना है, जस्ट वैल्यूज़ रखनी है और उसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन भी कोई इतनी हार्ड नहीं है। क्लियर है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है एक्सॉर गेट का, एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे कि अगर हम एक्स बार एक्सॉर वाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, सिंपली आपको पता होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या है। अब इसका मतलब तो कुछ नहीं है, आपको पता है कि एक्स बार एक्सॉर वाई का मतलब क्या है, हमें पता है कि आउटपुट में क्या आता है। सबसे पहले हम पहले वाले का बार लेते हैं, फर्स्ट वाले का बार लेते हैं, सेकंड वाले को ऐसे रखते हैं, प्लस सेकंड फर्स्ट वाला ऐसे रखते हैं, सेकंड वालों को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। यही तो होता है। अगर हमारा ए और बी इनपुट लाइन है एक्सॉर गेट में तो क्या करेगा, फर्स्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट करेगा, दूसरा वाला ऐसे रखेगा, प्लस पहला वाला ऐसे रखेगा, दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कभी आपको ये सॉल्व करने के लिए आ जाए तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दूसरा सेकंड वाला ऐसे ही रहेगा, प्लस फर्स्ट वाला ऐसे ही रहेगा और सेकंड वाले का हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। किसी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, वही हो जाता है एक्स इंटू वाई प्लस एक्स बार वाई बार। ये क्या आ जाएगा आपका, इसका आउटपुट आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सॉर गेट है उसका सिंपल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका इग्नोर। इग्नोर को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, इसका अभी हम इसका भी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। जब आप इसको देखोगे तो ये भी आपका किससे मिलके बना है, एंड और नॉट से ही मिलकर बना है। अगर हम एग्जॉर जो हमारा होता है ना, जब मैं अपने एग्जॉर पढ़ा, एग्जॉर का अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमारा इग्नोर गेट हमारा मिल जाता है। अभी आप देखोगे कि किस तरीके से हमें मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, इग्नोर गेट इज़ अ लॉजिक गेट दैट गिव आउटपुट 1 व्हेन द इनपुट आर सेम। ये क्या कहता है कि जब भी आपका इनपुट सेम आएगा तभी मैं आउटपुट 1 दूंगा, अदरवाइज मेरा आउटपुट क्या रहेगा 0 रहेगा। वो तो अभी हम देख लेंगे कि भाई आउटपुट क्या रहेगा। अब इसका जो गेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आप देखोगे ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक्सॉर गेट का जब हमने गेट बनाया था तो एक्सॉर गेट का इस तरीके से था सिंपल, और एक्सनॉर गेट का भी सेम है। बट यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ इन दोनों में डिफरेंस है नॉट गेट का, कि यहाँ हमारा नॉट गेट नहीं है, यहाँ हमारा क्या आएगा, बस एक नॉट गेट लग गया है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये कॉम्प्लीमेंट की ये नहीं, हमारा मतलब क्या है कि एक्सॉर गेट में अगर हम नॉट गेट को और मतलब इसके साथ एक नॉट गेट को और अप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा इग्नोर गेट बन जाता है। जैसे आप देख भी पा रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रक्चर पूरा सेम है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, बट यहाँ क्या लग गया, एक नॉट गेट लग गया है जो क्या कर रहा है, आउटपुट को रिवर्स कर दे रहा है। ठीक है, वही तो कर रहा है, अपोजिट कर दे रहा है। ठीक है, तो एक्सॉर गेट को एक्सॉर गेट जो भी है उसमें हमने क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, जो आउटपुट को क्या कर रहा है, एक्सॉर का जो आउटपुट है उसको क्या कर रहा है, वो रिवर्स कर दे रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, इग्नोर गेट मिल रहा है। क्लियर है, ये चीज़ तो क्लियर है ना। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट आता है, अगर आप ए और बी अगर आप इनपुट में देते हो तो आपको क्या मिलता है, ए एक्सनॉर बी। ए एक्सनॉर बी का मतलब क्या है, ए एक्सनॉर बी का मतलब है कि ए बार बी बार प्लस ए बी, सिंपल, ये आपको आउटपुट में मिलता है। वहाँ आपको क्या मिल रहा था कि ए बार बी
प्लस ए बी बार, बट यहाँ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ आपको मिल रहा है ए बार बी बार प्लस ए बी। पहले दोनों के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं और फिर दोनों नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में मिल रहे हैं, सिंपल। ठीक है, अगर मैं इसके ट्रूथ टेबल की बात करूँ तो ट्रूथ टेबल तो आप बहुत ईजिली बता सकते हो कि इसकी ट्रूथ टेबल किस तरीके से बनेगी। क्यों, अगर हमारा ए 0 है और बी भी 0 है फर्स्ट वाला, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा दोनों का, ए बार का 1 हो जाएगा, बी बार का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एक्सनॉर में हमारा आउटपुट क्या होता है, ए बार बी बार, पहले दोनों कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में फिर नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो ए बार की वैल्यू 1 × 1 प्लस 0 × 0, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो पहला आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका ए 0 है और बी क्या है आपका 1 है, तो ए बार क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और बी बार क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, ए बार बी बार दोनों को कॉम्प्लीमेंट फिर नॉन कॉम्प्लीमेंट, तो ए बार 1 × 0 प्लस 0 × 1, तो ये क्या आएगा 0 + 0 विच इज़ 0। तो इसका मतलब क्या, जब भी हम दोनों डिफरेंट ले रहे हैं तो वो हमेशा हमें 0 दे रहा है, और सेम ले रहे हैं तो वो क्या दे रहा है हमें आउटपुट 1 दे रहा है। क्लियर है, अब ये चीज़ तो हमें क्लियर होगी, बट अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारा आउटपुट क्या है, ए बार बी बार प्लस ए बी, यही तो है आपका आउटपुट। तो सबसे पहले हमें ए बार बी बार चाहिए, यानी सबसे पहले मैंने इनपुट दिया, मैंने नॉट गेट लगा दिया, मैंने ए दिया तो मुझे क्या चाहिए ए बार चाहिए, तो इसके लिए मैंने नॉट गेट का यूज़ करा। दूसरा मैंने क्या है, मैंने बी दिया इनपुट में फर्स्ट टाइम और मुझे बी बार चाहिए, तो मैंने क्या किया नॉट गेट का यूज़ करा। फिर मुझे इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया एंड गेट का यूज़ किया, एंड गेट लगाया तो मुझे यहाँ से क्या आउटपुट मिला, ए बार × बी बार, ये आउटपुट मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए। सिंपली मैंने क्या किया, इनपुट लाइन में ए दिया, फिर इनपुट लाइन में मैंने बी दिया, दोनों को मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने कौन सा गेट यूज़ करा, एंड गेट यूज़ करा, तो ये क्या हुआ ए डॉट बी। फिर इन दोनों को मुझे क्या करना है, इन दोनों को मुझे करना है प्लस। प्लस करने के लिए मुझे कौन सा गेट यूज़ करना पड़ेगा, और गेट, तो मैंने क्या लिया और गेट का यूज़ करा, ए बार बी बार प्लस ए बी, मेरा आउटपुट आ गया जो कि मुझे चाहिए था, सिंपल। अब ये है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे आप देखोगे अभी हमने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की थी ना, कहाँ गया, ये रहा हमारा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर था। तो इसकी और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखोगे सेम ही चीज़ें हमने यूज़ की, यहाँ 2 नॉट गेट यूज़ करें, वहाँ पे भी हमने 2 नॉट गेट यूज़ करें, ये 2 नॉट गेट, 2 एंड गेट और एक और गेट हमने इसका यूज़ किया, वही हमने वहाँ यूज़ किया है। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर आपका कभी भी क्वेश्चन आता है कि एक्सनॉर और एक्सॉर गेट को आपको बताना है कि ये किस तरीके से बेसिक गेट से ड्राइव्ड है, तो आपको थ्योरी तो लिखनी है, साथ ही साथ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताओ कि इंटरनल स्ट्रक्चर में देखो हमने जो पूरा यूज़ किया है वो क्या किया है, एंड और नॉट गेट का ही यूज़ किया है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे गेट्स हैं ये हमें बेसिक गेट की कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बने हैं, जो कि हमारा नॉट और एंड। क्लियर है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अब नैंड गेट और नॉट गेट हम 3rd यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अब इसका जो क्वेश्चन था वो क्या आया था, एक्सप्लेन हाउ अदर ऑपरेशन लाइक नैंड नॉट एक्सॉर और एक्सनॉर आर ड्राइव फ्रॉम बेसिक गेट। अभी नैंड और नॉट तो हम नहीं पढ़े, एक्सॉर और एक्सनॉर आप बता सकते हो कि किस तरीके से ये बेसिक गेट से ड्राइव्ड हैं। मुझे तो लगता है कि आप बता सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था कि ड्राइव्ड का मतलब क्या है कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से इनका वर्क कर रहा है, किस तरीके से हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है कि जिसके अंदर हम एक्सनॉर और एक्सॉर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेसिक गेट का ही यूज़ करके ही हम पूरा एक्सनॉर और एक्सॉर बन रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एक्सॉर और एक्सनॉर के बारे में, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है और ये आपको बताना है कि 2 नॉट गेट, एंड गेट और गेट का हमने यूज़ किया है। क्लियर है, और आपको इसका आउटपुट भी बताना है। अभी हमारा नैंड और नॉर रह गया, यहाँ नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट की रिस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन करना था कि वो किस तरीके से ड्राइव्ड है। वो अभी हम क्या देखेंगे, वो अभी हम अब 3rd यूनिट में देखेंगे कि हम किस तरीके से बताएंगे कि यूनिवर्सल गेट हम इन्हें क्यों बोलते हैं, क्यों नैंड और नॉर गेट किस तरीके से हमारे बेसिक गेट से ड्राइव्ड हुए हैं। ठीक है, वो अभी हमारा 3rd यूनिट में हम उनको काफ़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके AKT 2024-25 में पूछे गया था, तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर दोगे। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका AKT 2024-25 में ही पूछा गया था। आपको क्या करना था, कम्यूनिटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को
क्या करना था, प्रूफ करना था बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल। सिंपल। सबसे पहले तो आपको लॉ पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ कहता क्या है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सिंपल यही तो कहता है। तो जस्ट आपको इसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूफ करना था। मुझे तो लगता है कि आप कर पाओगे, बट हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ हमें एंड और दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होना चाहिए एंड ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कम्यूटेटिव लॉ हमारा क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो हम किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, हमें आपको पता है कि 0 0 1 1 की किस तरीके से आया। पहले ट्रुथ टेबल बनानी है ना, तो दो वेरिएबल है ए और बी वेरिएबल है। सबसे पहले आपको पता है 2 की पावर n यानी 4, यानी हर वेरिएबल, एक वेरिएबल के पास 4 वैल्यूज़ है, तो 4 4 वैल्यूज़ है। अब किस तरीके से यहाँ 2 की पावर 0 यानी 1 0 1 1 और यहाँ 2 0 2 1, ये सब चीज़ें तो आपको क्लियर है। अब सबसे पहले करेंगे हम a प्लस बी यानी हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। सिंपल। 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। ठीक है, a प्लस बी आ गया। इसी तरीके से b प्लस ए आया। तो जब आप a प्लस बी और b प्लस ए करोगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हमारा है। क्लियर है, ये चीज़ तो आपको पता है ना कि किस तरीके से हमने किया है। अब आप a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए भी कर सकते हो, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। आपको पता है कि अगर इनपुट लाइन में एक भी जीरो आ जाता है तो वो हमेशा आउटपुट क्या देता है, जीरो ही देता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में इनपुट लाइन में एक इनपुट या दो इनपुट हम जीरो है, तो यहाँ तो हमें बिल्कुल पता चल गया कि आउटपुट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से b प्लस ए करोगे तो वो भी आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ एंड और ऑपरेशन के लिए होल्ड करता है। क्लियर, प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में अभी हमने देखा था ग्रुपिंग का होता है कि अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर दें तो जो रिजल्ट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये था a प्लस बी, सबसे पहले फर्स्ट की ग्रुपिंग कर दी, फिर लास्ट की दो की कर दी, फिर इसी तरीके से एंड और दोनों के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं a प्लस बी का फर्स्ट का ग्रुप प्लस सी इक्वल टू ए ऐसी, फिर लास्ट के दो का ग्रुप, क्या ये आउटपुट हमें सेम देता है। तो सबसे पहले ए बी सी, आपको पता है कि ये ट्रूथ टेबल किस तरीके से बनी। सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए और बी को जब आप प्लस करोगे तो प्लस में क्या होता है, प्लस का हमारा क्या होता है कि इनपुट लाइन पे अगर एक भी इनपुट 1 हो जाता है तो आपको आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा। यहाँ 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 यानी फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के सब जगह इनपुट लाइन में एक एक इनपुट हमारा 1 है, तो इसका मतलब कि आउटपुट हमेशा हमारा 1 ही आएगा। अब a प्लस बी में क्या करेंगे, जस्ट c को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने का मतलब क्या है, ऐड करने में अगर हमारा एक भी इनपुट लाइन 1 आ जाते तो 1 ही आएगा। इसका मतलब हर जगह इनपुट लाइन 1 है, सिर्फ फर्स्ट वाले में जो वैल्यूज हैं ये हमारी क्या, दोनों जीरो है, तो यहाँ हमारा जीरो होगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ कर ली। अब राइट हैंड साइड करेंगे तो सबसे b प्लस सी निकालेंगे। सबसे पहले b प्लस सी देखेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि अगर एक फर्स्ट हर लाइन में फर्स्ट को छोड़ के बाकी रिमेनिंग इनपुट लाइंस में हमारा एक इनपुट 1 है, तो इसका मतलब फर्स्ट में 0 आ जाएगा, बाकी सब में 1 आ जाएगा। फिर उसका a के साथ इसको ऐड कर देंगे, b प्लस सी जो है उसको a के साथ ऐड कर देंगे। तो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1, यहाँ पे भी 1 प्लस 1, यहाँ पे भी 1 प्लस 1, तो ये बाकी सब क्या आएंगे, 1 आएंगे। अब a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी, अब आप दोनों को देखोगे दोनों के आउटपुट क्या है, दोनों के आउटपुट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। इसी तरीके से आप डॉट के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, ठीक है, एंड के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, एंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। यहाँ और के में बता दिए, इसी तरीके से एंड के में बताना है जस्ट आपको, तो यहाँ पे भी आपका आउटपुट क्या आएगा, एकदम सेम आएगा। ठीक है, थर्ड था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ हमने क्या करा, ए डॉट यानी एंड ऑपरेशन को हमने और ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है, तो सबसे पहले b प्लस सी निकाल लेते हैं, फिर उसका डॉट या फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ। तो b प्लस सी सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। b प्लस सी यानी 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1, तो b प्लस सी आ गया। अब उसका क्या करना है, a के साथ हमें क्या करना है, एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 0 प्लस 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1
0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमने कर लिया प्रूफ। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, फिर उन दोनों को क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, और ऑपरेशन कर देंगे। तो आप इनको देखोगे, ए बी निकालेंगे तो ए इंटू बी, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1, 0 सॉरी 0 इंटू 1 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1, यहाँ 1 1 इंटू 1, सॉरी ए इंटू बी कर रहे हैं ना, ए इंटू बी कर रहे हैं, ठीक है, ये कन्फ्यूजन हो सकती है, ए इंटू बी कर रहे हैं। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। तो ए इंटू बी निकाला है। इसी तरीके से ए इंटू सी निकालेंगे। तो ए इंटू सी यानी ए और सी। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 0 0 1 0 और 1। ये तो आपको पता है, जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको प्लस कर देना है, या प्लस कर देना है। तो जस्ट आप इनको प्लस कर दो। 0 0 प्लस 0 0 0 0 0 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। जस्ट आपको पता तो है, अगर एक भी इनपुट लाइन 1 आ जाएगी तो 1 आ जाएगा, अगर उसमें एक भी इनपुट लाइन आपकी 0 हो जाती है तो आपका आउटपुट 0 आ जाता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जस्ट आपको क्या करना था, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ट्रूथ टेबल हम किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको वो चीज़ क्लियर है तो आप बहुत ईजीली कर लोगे। तो यहाँ जो हमारी यूनिट नंबर 2 है, ये वो कंप्लीट होते। यहाँ हमने यूनिट 2 के दोनों पार्ट को कवर करा। सिर्फ हमारे यूनिवर्सल गेट हमने नैंड और नॉन नहीं कवर किए, क्योंकि वो हमारा यूनिट 3 में आ रहे हैं। यूनिट 3 में पूरा उनका इम्प्लीमेंटेशन है, तो वहाँ हम उनको कवर करेंगे। तो यहाँ आपको इस चीज़ से क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से इस यूनिट से पूछे जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो आपका जो लॉजिक गेट्स है वहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन आएगा, और यही क्वेश्चन आएगा आपको प्रूफ करने के लिए कि ये जो ड्राइव्ड गेट है, जो अर्थमेटिक और यूनिवर्सल गेट है, वो किस तरीके से बेसिक गेट से ड्राइव्ड है। ये क्वेश्चन हर बार आता है और सेक्शन बी में आता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। रटने की इस यूनिट के अंदर मैंने हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश की, रटने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि एंड और में हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। बट आपको हाँ क्या करना है, थोड़ा अपना बार बार उनको रिवाइज करना है, बार बार लॉजिक गेट्स को अपने माइंड में रखना है, क्योंकि आगे भी आप यूनिट 3 में देखोगे तो ये अब लॉजिक गेट्स ही चलते रहेंगे अब ये पूरी यूनिट में, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गेट्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये यूनिट अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको नोट्स वहीं अवेलेबल होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।